नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नाटक के विषय में। कक्षा 12वीं के अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के अंतर्गत ये पाठ आता है, नाटक लिखने का व्याकरण। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि नाटक किसे कहते हैं, नाटक के तत्व क्या हैं और नाटक की रचना में उन तत्वों का क्या महत्व है। तो चलिए जानते हैं अभी सबसे पहले कि नाटक किसे कहते हैं। नाटक साहित्य की वह विधा है जिसे पढ़ने व सुनने के साथ साथ देखा भी जा सकता है। अर्थात जैसे कहानी, उपन्यास वगैरह पढ़े जाते हैं या सुने जाते हैं, परंतु नाटक को देखा भी जाता है। किसी कहानी का जब रंगमंच पर मंचन किया जाए तो वह नाटक कहलाता है। कोई भी कहानी लेकर के हम रंगमंच पर जब उसको मंचन करते हैं, उसका अभिनय करते हैं, तो उसको हम नाटक कहते हैं। नाटक को रूपक या दृश्य काव्य भी कहा जाता है। नाटक अपने किस रूप में संपूर्णता प्राप्त करता है? तो देखिए, नाटक जो है वो जब तक हम उसको मंचन नहीं करेंगे उसका, तब तक वो संपूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। तो नाटक जब तक अभिनय द्वारा लोगों को दिखाया नहीं जाता, तब तक वह संपूर्णता प्राप्त नहीं करता। वो तभी संपूर्णता प्राप्त करते हैं जब उसको अभिनय करके लोगों को दिखाया जाए, क्योंकि नाटक लोगों को दिखाने के लिए ही लिखा जाता है। तो जब तक उसको लोगों तक नहीं दिखाया जाएगा तो तब तक वो संपूर्ण रूप में प्राप्त नहीं होगा या संपूर्णता उसकी नहीं हो पाएगी। नाटककार द्वारा नाटक का लिखना उसका एक चरण है। जब तक नाटक को अभिनय द्वारा प्रदर्शित न किया जाए तब तक वो अधूरा ही रहता है। नाटक साहित्य की अन्य विधाओं से किस प्रकार अलग है? तो देखिए, नाटक और अन्य विधाओं में क्या अंतर है। नाटक और अन्य विधाएं मतलब कहानी, कविता और नाटक, इनमें क्या अंतर है? साहित्य की शेष सभी विधाएं अपने लिखित रूप में अंतिम रूप को पा लेती हैं, अर्थात उसके बाद उसका कोई चरण नहीं रहता। वो पाठकों को आनंद प्रदान करने के लिए तैयार हैं। परंतु नाटक का अंतिम रूप लिखित रूप न होकर अभिनय द्वारा दर्शकों के सामने प्रस्तुति है। अर्थात अन्य विधाएं केवल पढ़ी और सुनी जाती हैं, जबकि नाटक पढ़ने व सुनने के साथ देखा भी जाता है। समय का बंधन। नाटक को दर्शकों की रुचि के अनुसार निश्चित समय पर समाप्त करना पड़ता है। अर्थात जो निश्चित समय होता है उसके अंदर उसको समाप्त करना पड़ता है, नहीं तो दर्शक ऊब सकते हैं और दर्शकों को उस नाटक में रुचि नहीं रहेगी। अन्य विधाएं किसी भी काल, जैसे भूतकाल या वर्तमान काल में लिखी जा सकती हैं, अर्थात उनकी क्रिया किसी भी काल में हो सकती है, परंतु नाटक की कथा वस्तु, निर्देश सदैव वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं। नाटक के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो नाटक के प्रमुख तत्व हैं, सबसे पहले है कथा वस्तु या कथानक, उसके बाद है पात्र एवं चरित्र चित्रण, फिर है संवाद, फिर भाषा शैली, अभिनेता, देश काल एवं वातावरण, समय का बंधन, वेशभूषा और ध्वनि योजना। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कथानक या कथा वस्तु का नाटक रचना में क्या महत्व है। तो कथानक या कथा वस्तु नाटक के लिए लिखी जाने वाली कहानी का संक्षिप्त रूप कथानक, कथ्य या कथा वस्तु कहलाता है। जो शुरुआत में जो प्लॉट बताया जाता है कि किस आधार पर हम, कौन सा नाटक है या किस आधार पर हम इस नाटक की रचना कर रहे हैं या कौन सी विषय वस्तु है, तो उसको हम कहते हैं कथानक, कथ्य या कथा वस्तु। कथा वस्तु नाटक का आधार होता है। कथानक पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक या हास्यपूर्ण भी हो सकता है। इसी के आधार पर नाटक के अन्य तत्वों की रचना होती है। एक तरह से यह नाटक रूपी वृक्ष का बीज है। अगर कथानक नहीं होगा तो नाटक की रचना नहीं हो सकती, क्योंकि कथानक के आधार पर ही आगे नाटक की विषय वस्तु, संवाद और पात्र,
चरित्र चित्रण इत्यादि सब कुछ उसी के आधार पर होता है। इसलिए सबसे पहले हमें कथानक की आवश्यकता होती है। उसके उपरांत अगला जो तत्व है, नाटक रचना में पात्र एवं चरित्र चित्रण का क्या महत्व है। तो देखिए, जब हमारे पास कथानक होगा कोई, तो उस कथानक के साथ साथ में कुछ पात्र हमें निश्चित करने पड़ेंगे। उन पात्रों के द्वारा जो भी कार्य अंजाम दिए जाते हैं उसमें कहानी में या नाटक में, तो उनके माध्यम से जो जैसे जैसी घटनाएं घटती जाती हैं, उन घटनाओं के माध्यम से जो नाटक का विकास होता रहता है, नाटक आगे बढ़ता रहता है और उन घटनाओं के माध्यम से ही उनका चरित्र चित्रण भी हो जाता है। उन घटनाओं के माध्यम से प्रत्येक जो चरित्र है, प्रत्येक जो पात्र है, उसकी विशेषताओं के बारे में हमें पता लगता है। जैसे झांसी की रानी के कुछ आप पात्र यहाँ पर देख रहे हो, तो झांसी की रानी कौन थी, कैसी थी, उनके नाटक को जब हम देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि झांसी की रानी का व्यक्तित्व कैसा था, उनका चरित्र कैसा था, उनके अंदर क्या क्या गुण थे, क्योंकि उन घटनाओं से हमें खुद ब खुद पता लग जाता है। नाटक में कोई भी पात्र अपने गुणों के विषय में स्पष्ट रूप से नहीं बताता, बल्कि जो नाटक की घटनाएं और जो व्यवहार है उसका, उसी से हमें पता लग जाता है कि उस व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण हैं। उसी प्रकार दूसरा पात्र यहाँ पर नजर आ रहा है, राजा गंगाधर राव, और तीसरे पात्र जो हैं वो अंग्रेज अधिकारी ह्यू रोज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे पात्रों का हमें निर्णय करना पड़ता है कि हमारे इस नाटक में कौन कौन से पात्र रहेंगे। अगर ऐतिहासिक नाटक है तो उसमें तो पात्र पहले ही निश्चित होते हैं कि किस विषय वस्तु को या किस घटना को लेकर के हमें नाटक लिखना है, तो उस घटना में जो लोग शामिल उस वक्त इतिहास के पन्नों में थे, उन्हीं को हम पात्र के रूप में यहाँ पर दिखाएंगे और उनका चरित्र चित्रण वैसा ही होगा। परंतु अगर सामाजिक या पौराणिक या फिर कोई अन्य किसी समस्या को लेकर के अगर हम या हास्य नाटक हम अगर रचते हैं, तो उसमें हमें अपने पात्रों की योजना करनी पड़ती है कथा वस्तु के हिसाब से। अब अगला तत्व है संवाद। तो नाटक रचना में संवाद का क्या महत्व है। देखिए, संवाद जो है वो किसी भी नाटक की जान होती है। जितने दमदार संवाद होंगे उतने ही जो नाटक होगा वो दमदार होगा। कई बार संवाद इतने सशक्त होते हैं कि संवादों के माध्यम से ही पात्र जो हैं वो अपने भावों को लोगों तक पहुंचाते हैं और व्यक्त करते हैं, और साथ में लोग जो हैं वो नाटक से प्रभावित होते हैं। कुछ संवाद इतने सशक्त होते हैं कि लोग नाटक की समाप्ति के बाद भी उन संवादों को अपने आप दोहराते जाते हैं, और बहुत सारे संवाद तो लोगों के लिए एक मनोरंजन का साधन बन जाते हैं और वो आपस में उन संवादों का बातचीत में भी प्रयोग करते हैं, हंसी मजाक में भी उन संवादों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह संवाद जो हैं वो एक नाटक की जान होती है, और संवादों के माध्यम से ही पात्रों के चरित्र चित्रण होते हैं, पात्रों के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है, घटनाएं आगे बढ़ती हैं, नाटक आगे बढ़ता है। उसके बाद अगली एक विशेषता है नाटक के संवाद कैसे होने चाहिए। तो नाटक के संवाद छोटे छोटे और पात्रानुकूल होने चाहिए। पात्रानुकूल मतलब पात्र किस दर्जे का है, क्या उसका व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के अनुसार ही उसके पात्र होने चाहिए। मान लीजिए कि झांसी की रानी नाटक हम खेल रहे हैं, या कोई ऐसा नाटक सामाजिक समस्या को लेकर के, बेरोजगारी की समस्या को लेकर के हम यहाँ पर नाटक खेल रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ चित्र भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे चित्र में जो व्यक्ति जैसा होगा, जैसा पात्र होगा, उसी के अनुसार उसके जो संवाद होंगे। जैसे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर वहाँ पर आता है बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए, तो उसकी जो भाषा शैली होगी, उसके जो संवाद होंगे वो थोड़े सभ्य होंगे, थोड़े अच्छी से बात करेगा, वो सबके साथ आदर के साथ बात करेगा, और उसके बोलने से ही पता लगेगा कि वो बड़ा ही पढ़ा लिखा व्यक्ति है। परंतु जो मजदूर वर्ग होगा उसके बोलने का तरीका कुछ अलग होगा, उसमें ग्रामीण शब्दावली का इस्तेमाल भी हो सकता है, उसका बोलने का ढंग भी कुछ अलग होगा। तो उसके बोलने से पता लग जाता है कि वो किस दर्जे का पात्र हैं, अर्थात वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है या ग्रामीण है या शहरी है। तो इस प्रकार पात्रों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमें संवादों के माध्यम से प्राप्त होती है। उसके बाद है भाषा शैली। तो नाटक रचना में भाषा शैली का क्या महत्व है। नाटक की भाषा उसके कथानक के पात्रों, देश, काल एवं वातावरण के अनुरूप ही होनी चाहिए। एक अच्छे नाटक की भाषा सांकेतिक व संक्षिप्त होती है।
कहने का अभिप्राय क्या है कि जो कथानक के पात्र कैसे हैं, हमारे नाटक की कहानी जो है उसमें पात्र कौन कौन से हैं, कैसे हैं, तो उन पात्रों के विषय में उन पात्रों के हिसाब से हमें भाषा का इस्तेमाल करना है। जैसे झांसी की रानी नाटक में अगर झांसी की रानी अर्थात लक्ष्मीबाई अगर बोलेंगी तो वो शुद्ध हिंदी में बोलेंगी, महाराजा गंगाधर राव जब बोलेंगे तो शुद्ध हिंदी में बोलेंगे, और जब कोई अंग्रेज अधिकारी बातचीत करेगा या तो वो अंग्रेजी में बातचीत करेगा या फिर टूटी फूटी उसमें हिंदी में, जो कि अंग्रेजी के उसमें थोड़ा सा जो उसका जो टच आता है वो अंग्रेजी टच आना चाहिए। तो इस प्रकार प्रत्येक पात्र के हिसाब से ही उसके संवाद निश्चित किए जाते हैं और उसकी भाषा शैली निश्चित की जाती है। उसके बाद है देश। जिस देश से संबंधित वो नाटक है, उस देश से संबंधित उस देश के हिसाब से ही उसमें भाषा शैली का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर भारत में नाटक खेला जा रहा है तो वो हिंदी भाषा में ज़्यादातर नाटक लोग खेलते हैं भारत में, और अगर वो इंग्लैंड में खेला जाएगा तो अंग्रेजी में होगा। उसी प्रकार काल के हिसाब से भी भाषा का चयन किया जाता है। जैसे आधुनिक काल में अगर हम बम्बई जैसे प्रदेश का कोई सामाजिक समस्या को लेकर के अगर हम नाटक खेलेंगे तो उसमें बम्बईया भाषा, टपोरी भाषा शामिल कर दी जाएगी। और अगर प्राचीन ऐतिहासिक या पौराणिक समय का हम कोई नाटक खेलते हैं तो उसमें शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो कुछ अगर पौराणिक धारावाहिक हम दिखाते हैं, पौराणिक नाटक अगर हम खेलते हैं तो पौराणिक नाटकों में हो सकता है हम संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग करें, थोड़ी सी तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग करें। तो इस प्रकार भाषा शैली जो है वो पात्रों, देश, काल एवं वातावरण के अनुरूप होती है। और एक अच्छे नाटक की भाषा सांकेतिक व संक्षिप्त होती है। सांकेतिक मतलब सब कुछ बिल्कुल एक एक शब्द को हम वर्णन करके नहीं बताते नाटक में। नाटक में बहुत सारी बातें जो हैं वो सांकेतिक रूप में छोड़ दी जाती हैं, क्योंकि अभिनेता जो है वो उन बातों को अपनी अभिनय से प्रकट कर देगा। तो सभी बातें कह करके या संवादों के माध्यम से प्रकट नहीं होती, बल्कि अभिनेता के अभिनय द्वारा भी बहुत सारी बातें प्रकट होती हैं। इसलिए जो नाटक की भाषा शैली होती है, जो भाषा होती है संवादों की, वो बड़ी संक्षिप्त और सांकेतिक होती है। नाटक में अभिनय द्वारा अधिकतम बातें स्पष्ट कर देनी चाहिए, इसलिए भाषा संक्षिप्त और सांकेतिक ही रहनी चाहिए। उसके उपरांत है नाटक रचना में अभिनेता का क्या महत्व है। अभिनेता अर्थात अभिनय करने का। तो अभिनय करने का क्या महत्व है। नाटक तो बना ही अभिनय के लिए ही है, तो इसलिए अभिनेता का तो उसमें अत्यधिक महत्व होता है। अगर किसी नाटक को हम तभी एक सफल नाटक कह सकते हैं जब उसका मंचन या अभिनय किया जा सके। यदि नाटक का मंचन संभव न हो तो वह नाटक नहीं हो सकता। मान लीजिए किसी ने नाटक लिखा है और उस नाटक में कुछ ऐसे दृश्य हैं जिन दृश्यों को हम रंगमंच पर प्रदर्शित कर ही नहीं सकते, या किसी भी तरह से उस नाटक को हम रंगमंच पर दिखाने में असमर्थ हैं। हमारे पास ना तो इतने साधन हैं, ना ही कोई भी व्यक्ति उस नाटक को रंगमंच पर नहीं दिखा सकता। तो ऐसी स्थिति में वो नाटक बिल्कुल ही असफल है, उसको हम एक सफल नाटक नहीं कहेंगे। पात्र अपने अभिनय से नाटक को सजीव और अमर कर देते हैं। अभिनय जितना सशक्त होगा नाटक उतना ही प्रसिद्ध होगा। इसलिए बहुत सारे पात्र ऐसे होते हैं जो नाटक समाप्त होने के बाद भी काफ़ी सालों तक लोगों के जहन में जिंदा रहते हैं। वो उन पात्रों को बार बार उन पात्रों के विषय में बातचीत करते हैं, उन पात्रों के डायलॉग बोलते हैं, उनके संवाद बोलते हैं, उनके जैसा अभिनय करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग उनकी नकल करने का प्रयास करते हैं। तो वो सिर्फ उसी के कारण से होता है। अगर वो अभिनय अगर अच्छे से किया होगा उस पात्र ने, या उस व्यक्ति ने उस पात्र का अभिनय अगर अच्छे से किया होगा, तो वो पात्र जो है वो काफ़ी सालों तक लोगों के दिमाग में जिंदा रहता है। एक अच्छा अभिनेता दर्शकों को उस पात्र के साथ जीने के लिए मजबूर कर देता है। वह पात्र उनको वास्तविक लगता है। जैसे रामायण, जब रामानंद सागर जी की रामायण आई तो काफ़ी सालों तक लोग जब भी अरुण गोविल जी को देखते तो उनको राम कहकर के संबोधित करते, उनके चरण छूते, उनसे आशीर्वाद की याचना करते। तो ये सब कुछ क्यों था? क्योंकि उन्होंने अपना अभिनय इतना सजीव किया था कि लोग उनमें और वास्तविक राम में कोई अंतर मानते ही नहीं थे। वो उनको राम ही मानते थे। और देखिए, क्योंकि इसमें हम किसी दूसरे चरित्र का रूप धारण कर लेते हैं, इसी कारण से नाटक को रूपक कहा जाता है। और क्योंकि हम इसको दिखाते हैं लोगों को, और प्रारंभ में ये कविता के रूप में ही इसके संवाद लिखे जाते थे, इसलिए इसको दृश्य काव्य भी की संज्ञा भी दी जाती है। और जितना आनंद एक कविता में आता है उतना ही आनंद एक नाटक में भी आता है, इसलिए भी इसको दृश्य काव्य कहा जाता है। तो नाटक रचना में देश, काल एवं वातावरण का क्या महत्व है?
तो नाटक रचना में देश काल और वातावरण के अनुसार ही भाषा, संवाद, पात्र, वेशभूषा एवं रंगमंच का जो दृश्य है वो सब कुछ कथानक के देश काल एवं वातावरण के अनुरूप ही होता है। जैसे देखिए इस उसमें दृश्य में देखिए, ये जो है वो पारसी एक नाटक है, तो उनकी वेशभूषा जो है वो ऐसी ही है और उनकी वेशभूषा उनके देश काल और वातावरण के अनुरूप दिखाई गई है। साथ में देश काल एवं वातावरण के सजीव वर्णन से नाटक विश्वसनीय बन जाता है, सजीव एवं आकर्षक बन जाता है। देखिए दूसरे चित्र में आप देखिए, यहाँ पर एक बौद्ध धर्म से संबंधित कोई भिक्षुक हैं, बौद्ध धर्म के भिक्षुक हैं और ये सभी विचार विमर्श कर रहे हैं। तो ये उस काल की किसी घटना के ऊपर प्रदर्शित नाटक है जिस काल में बौद्ध धर्म का हमारे भारत देश में बहुत अधिक प्रचार प्रसार हो रहा था, अर्थात अशोक और कनिष्क के काल के ये नाटक हो सकते हैं, उसके काल के जो कथानक हो सकता है। तो हम वेशभूषा भी वैसी ही रखेंगे जिस काल का वो नाटक होगा और जिस स्थान का वो नाटक होगा या जिस देश का वो नाटक होगा और वातावरण कैसा था उस समय, उसके हिसाब से हम वेशभूषा, संवाद, पात्र और रंगमंच के दृश्य दिखाएंगे। उसके उपरांत बात आती है नाटक रचना में समय के बंधन की। तो समय का क्या महत्व होता है? नाटक जो है वो एक ऐसी विधा है जिसमें समय का बड़ा ही महत्व रहता है। एक निश्चित समय में हमें अपने नाटक को समाप्त करना होता है। तो समय के बंधन का नाटक की रचना पर बहुत अधिक असर पड़ता है। नाटक एक निश्चित समय के अंदर समाप्त हो जाना चाहिए। नाटक का कथानक चाहे भूतकाल का हो या वर्तमान काल का हो, उसको हमेशा वर्तमान काल में ही लिखा जाता है। इसलिए इसके मंच निर्देश भी वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि वर्तमान काल में ही क्यों लिखा जाता है इसको? क्योंकि नाटक का मंचन किया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि राम मृग के पीछे दौड़ते हैं। बेशक वो काल भूतकाल की घटना है, लेकिन जब हम उसके ऊपर नाटक लिखते हैं तो हम उसको वर्तमान काल में ही लिखेंगे कि राम मृग के पीछे दौड़ते हैं, लक्ष्मण उनको पीछे से आवाज़ लगाता है, सीता बार बार मृग को पाने की इच्छा व्यक्त करती हैं। तो इस प्रकार उसको वर्तमान काल में ही उसको वर्णित किया जाता है। साथ में जो निर्देश उसके दिए जाते हैं, बीच बीच में नाटक के दृश्यों को मंचित करने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं कि राम दौड़ते हुए आएंगे, लक्ष्मण चिल्लाते हुए पीछे पीछे दौड़ेगा, सीता गुस्से से बात करेगी या गुस्से से डांटते हुए, इस प्रकार जो कोष्ठकों में जो निर्देश दिए जाते हैं वो भी वर्तमान काल में ही रखे जाते हैं। साहित्य की अन्य विधाओं को आप बीच में अंतराल के बाद दोबारा पढ़ सकते हैं। जैसे कविता है, कोई पुस्तक है कहानी की, तो आप पढ़ रहे हो, 2 पेज पढ़े आपने, उसके बाद आपने उस पुस्तक को रख दिया किसी काम से, फिर आप बाहर चले गए, दोपहर को आए, फिर उसके बाद आपने बचे हुए हिस्से को पढ़ लिया। तो इस प्रकार आप अन्य विधाओं को आराम से अपनी इच्छानुसार पढ़ सकते हैं, परंतु नाटक में आपको उसे एक निश्चित समय में ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आपको आधे घंटे का समय दिया तो आधे घंटे के अंदर आपको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर 1 घंटे का आपके पास समय है तो 1 घंटे के अंदर आपको इस नाटक को ख़त्म करना पड़ेगा। तो नाटक आपके अनुसार नहीं बल्कि दर्शकों को ध्यान में रखते हुए लिखा जाता है, इसलिए दर्शकों के समय को हमें बर्बाद नहीं करना है और उनकी इच्छा और उनकी रुचि के अनुसार हमें उस नाटक को समय रहते समाप्त कर देना है। नाटक रचना में वेशभूषा का क्या महत्व है? तो वेशभूषा क्या होती है? वेशभूषा मतलब पहनावा, जो वस्त्र हम धारण करते हैं या आभूषण वगैरह धारण करते हैं उसको वेशभूषा कहा जाता है। तो नाटक में पात्रों द्वारा पहनी गई वेशभूषा दर्शकों को नाटक के देश, काल एवं परिवेश का एहसास दिलाती है और नाटक को विश्वसनीय और सजीव बनाती हैं। ये दर्शकों को उस काल में ले जाती हैं जहाँ नाटक आकर्षक लगता है। नाटक रचना में ध्वनि योजना का क्या महत्व है? तो ध्वनि योजना क्या होती है? पीछे से कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक चलते रहते हैं, जैसे हमारी इस वीडियो में चल रहा है, तो उसमें एक अलग सा प्रभाव पड़ता है पात्रों के संवादों के ऊपर भी, और साथ साथ में जो ध्वनि योजना है वो एक तरह से उसको और अधिक आकर्षक बनाती है और विभिन्न भावों को लेकर के हम विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का उसमें प्रयोग करते हैं। जैसे कहीं पर कोई डरावना कोई दृश्य दिखाना है तो उसमें डरावनी ध्वनि योजना की जाएगी, और अगर मान लो कोई
खुशी का कोई पल दिखाना है तो उसमें कुछ मधुर संगीत का प्रयोग किया जाएगा, और कहीं पर अगर कोई मान लो ऐसा दुखदाई दृश्य दिखाना है तो उसमें कुछ करुण स्वरों को वहाँ पर प्रकट किया जाएगा या करुण ध्वनियों को वहाँ पर दिखाया जाएगा। अब अगली बात आती है कि नाटक में प्रतिरोध या अस्वीकार की भावना। तो प्रत्येक नाटक में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रतिरोध या अस्वीकार की भावना जरूर होती है, क्योंकि जब भी दो पात्र एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उनके विचारों के आदान प्रदान में कुछ ना कुछ टकराव होता ही है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है और इस टकराव से ही नई विचारधारा को प्रस्तुत किया जा सकता है। नाटक में असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी ज्यादा उपस्थिति होगी, नाटक उतना ही सशक्त होगा। तो प्रतिरोध भी बड़ा ही जरूरी है। जैसे यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति को कुछ लोग आरोपित कर रहे हैं किसी घटना के संबंध में, और वो उनका प्रतिरोध करते हुए विनयपूर्वक उनसे प्रार्थना करता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने ये कार्य नहीं किया है। तो वहाँ पर एक व्यक्ति की दुर्दशा का वर्णन किया गया, दूसरे व्यक्ति उसको किस प्रकार प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं ये दिखाया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 2 या 3 गलतियां जानबूझ करके छोड़ी हुई हैं और वर्तनी की अशुद्धियां हैं वो, और मैं चाहता हूं कि बच्चों आप सभी उन अशुद्धियों के बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर डालें, ताकि मुझे ये क्लियर हो जाए कि आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखा है। तो इन अशुद्धियों को देख करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेंगे और बताएंगे कि वो जो शब्द हैं वो कैसे लिखे जाने चाहिए थे। आशा आप सभी को ये विषय बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा, और इस विषय से संबंधित आने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो आराम से आप हल कर लेंगे। तो अगली वीडियो में हम कुछ और विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।